करुणा के महासागर तथागत बुद्ध, शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, इस देश में आरक्षण के जनक शाहू जी महाराज, महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना तमाम जीवन देने वाली माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा बी, बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी और समग्र क्रांति के प्रणेता, शोषित पीड़ित समाज के मुक्तिदाता, नारी जाति के मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को बाबा साहब के 132वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। कल ही ईद गई है, आप सबको ईद की भी ढेरों मुबारकबाद। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथीगण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, विषय तो बहुत अच्छा है, लोगों की इच्छा भी है कि ये होना चाहिए। सोशलिस्ट और अम्बेडकराई लोग जो हैं, सत्ता में उनकी सक्रिय भागीदारी हो, पकड़ हो, और विपक्ष में भी ये लोग मजबूती के साथ। लेकिन कोई कारण है जिसकी वजह से आज तक हम लोग इसमें सफल नहीं हो पाए। निश्चित रूप से कई लोग इस बात पर गंभीर चिंतन मनन करते हैं, पर फिर भी हम इसको एक आकार देने में, इसको सफल बनाने में आज तक क्यों नहीं सफल हो पाए हैं, यह भी एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। हमें भी लोग कई बार कहते हैं कि सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, करना चाहिए। निश्चित रूप से हमने भी प्रयास किया। आपके यहां नागपुर से ही उसकी एक शुरुआत भी हुई। मिस्टर सुरेश माने साहब नेशनल बहुजन अलायंस करके उसके कन्वीनर बनाए गए, लेकिन उसके बाद में किसी ने कुछ आगे काम नहीं किया। उस समय, जिस समय यह हुआ था, करीब 4 साल पहले, 4 से 5 साल पहले, तो इसमें तकरीबन 10 राजनीतिक पार्टियां और 10 सामाजिक संगठन शामिल थे। यही उसकी घोषणा हुई थी। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। लगातार लोग प्रयास करते रहते हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है, मैं जैसे श्री मोरेसर नगरालय साहब को देखता हूं, उन्हीं ने मुझे संपर्क किया। पहले भी एक कार्यक्रम में बुलाया था और आज के लिए भी इस कार्यक्रम में बुलाया है। मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे लगता है कि उनके मन में एक पीड़ा है। वो चाहते हैं कि कुछ होना चाहिए। ये जो सत्ता, जैसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, बहुजन समाज के लोगों के हाथों में आए, शोषित पीड़ित वर्ग के हाथ में आए। आज तक ऐसा हुआ नहीं। एक बहुत गंभीर बात जो मैं सोचता हूं, एक ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया था, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ एंट्रेंस टू पॉलिटिक्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस नाम से बनाया गया था। और उसका मकसद यही था कि जो लोग राजनीति में आए हैं वो पहले ट्रेंड होके आए, विशेषकर अगर आरपीआई में आए तो वो लोग ट्रेंड होकर आए, राजनीति को समझें तो सही वो है क्या, किसके लिए राजनीति करनी है।
राजनीति का मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी शक्ति क्या है, ताकत कितनी है उसकी। लेकिन बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ। एक बैच, जो पहला बैच ही अंतिम बैच बनकर रह गया, जो लोग बाबा साहब के बहुत करीब थे, जो उनके विचारों को, बल्कि उनको, उनकी जीवन शैली को, उनके संघर्ष को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, पहली जिम्मेदारी उनकी थी कि जो एक काम शुरू किया गया था उसको वो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कितने दुख की बात है कि वो वही की वहीं रह गया, पहला बैच ही अंतिम बैच बनकर रह गया। ये कोई साधारण बात नहीं थी। शायद बाबा साहब से पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पॉलिटिक्स में आने वाले लोगों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बने, ट्रेनिंग स्कूल बने। हम कुछ भी नहीं कर पाए, और इसी नागपुर में जो वो आरएसएस के लोग हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने वो सब किया जो बाबा साहब चाहते थे, पर अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने किया। आज वहां जो भी जाता है, आरएसएस में पहले उसे पका के, अच्छी तरह से गढ़ के, ठोक पीट के, सही करके राजनीति में भेजा जाता है। कितने ही लोग हैं, एक का उदाहरण आप, कितने ही लोग हैं जिनको भेजा गया है, चाहे वो वाजपेयी रहे हों, आडवाणी रहे हों, इस समय मोदी है, जितने भी लोगों को आप देखें, तो वो बहुत जरूरी था, लेकिन वो काम रह गया। मान्यवर साहब काशीराम जी ने एक कोशिश की, और मैं उस कोशिश का असर आज भी देखता हूं। जिस तरह से उन्होंने लोगों को कैडराइज किया, गांव गांव जाके, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर जाके, 2 लोग मिले तो 2 लोग, 10 मिले तो 10, 20 मिले तो 20 लोगों को कैडराइज किया। वो जो हमारा 108 साल का इतिहास है, वो लोगों को बताया। जो फूले शाहू अंबेडकर का मिशन है, वो लोगों को बताया। और जिन लोगों ने उस समय मान्यवर साहब काशीराम जी से वो कैडर लिया, आज भी मैं देखता हूं, चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के लोग हों, वो मिशन के अलावा कोई बात न समझते हैं, न जानते हैं, न करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, उस सब के बावजूद भी सत्ता जो बहुजन के हाथ में होनी चाहिए थी, वो हमारे हाथ में नहीं है। मैंने जितना भी पढ़ा, जितना भी मैं समझ पाया, जितना भी मेरा अनुभव है, मैं इतना ही समझ पाया हूं कि इस देश में लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सत्ता की है। पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, पीछे तक का 2,500-3 हजार वर्ष तक का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज भी लड़ाई सत्ता की ही, तब भी थी, आज भी है, और आगे भी यही रहेगी। और इसी सत्ता के लिए बाकी सारे कारोबार किए जाते हैं, चाहे आपको जाति के नाम पर लड़ाया जाए, बांटा जाए, या धर्म के नाम पर लड़ाया जाए या बांटा जाए। और मैं समझता हूं इसकी गंभीरता को हम इस बात से समझ सकते हैं कि बाबा साहब ने जो कहा था, राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है। लेकिन किस दौर से गुजर रहे हैं हम, आप इसका एक उदाहरण इस बात से समझ सकते हैं। हम में बहुत लोग हैं जिन्होंने संगठन बना रखे हैं, पार्टियां बना रखी हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, जिनके पास था उनके पास से भी चला गया। पर जिनके पास कुछ भी नहीं है, जब उनसे बात की जाती है, इकट्ठे होने की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं उनकी ईगो सामने आती है। 4 साल पहले अंबेडकर भवन में 2 दिन के लिए हमने इसी तरह से एक सेमिनार किया था। तो हमने लोगों से कहा, हम सब काम कर रहे हैं, कोई कितना भी कर रहा हो, कम या ज्यादा, अकेले हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे।
इकट्ठे होकर ही सफल हो पाएंगे, क्योंकि जो हमारा विरोधी है वो बहुत आगे है हमसे। उसके पास सत्ता की ताकत तब से लेकर अब तक लगातार है। चाहे आप ही का दल सत्ता में हो, चलेगी उसी की। सत्ता हकीकत में उन्हीं के हाथ में रही। यूपी में हमने सब देखा है। नाम बेशक आपका रहे, सब कुछ उन्हीं के हाथ में रहता है। तो अलग अलग कुछ नहीं होगा, इकट्ठे हो जाते हैं। बेहतर होगा सारी जो पार्टियां संगठन है उनको अलग करके एक पार्टी एक संगठन बना के काम करते हैं मिलके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यहां एक शुरुआत हुई तो वो वहीं की वहीं रह गई, उसके बाद कभी कुछ नहीं। हमें काम बहुत करना है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस काम को करने के लिए हमें थोड़ा सा अलग तरह की नीति अपनानी पड़ेगी। हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिन मीटिंग्स की जिस तरह की चर्चा की जरूरत है, जिसका एक परिचय अभी आदरणीय एडवोकेट जो मेरे से आने से पहले बोल रहे थे, उन्होंने कुछ आपको बताया, कुछ और मैं उसके आगे और थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं कि चर्चा हमें पहले घर घर में जाके करनी पड़ेगी। किसी घर में बैठे 5-10 लोग वहां इकट्ठे हो गए, बैठ के चर्चा करनी है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, पहले कम से कम कुछ लोग तो उस स्तर तक पहुंचे जहां तक उनकी जिम्मेदारी होगी और वो आगे बढ़ाएं। और इसके साथ साथ ये चर्चा लगातार करनी होगी और फिर बाकायदा लोगों को छांटना होगा। जो लोग इस संघर्ष में समाज के लिए ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उनको बजाय हम ऐसी मीटिंग करने के ऐसे हॉल में लाके 50 हो, 60 हो, 100 हो, 200 हो, कैडराइज उनको करना पड़ेगा। जब तक हम उन्हें कैडराइज नहीं करेंगे तब तक हम उनसे लड़ पाए या सत्ता बहुजन के हाथ में आ पाए, मुझे यह असंभव लगता है। क्योंकि जो कैडराइज लोग हैं वही शायद समर्पण की भावना से भरे हुए होंगे और फिर वही जाके उस कारवां को आगे बढ़ाएंगे और फिर इसी तरह से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से यह कारवां बनेगा। और ऐसे ही लोगों को आगे आके काम करना पड़ेगा जिनमें अपने लिए स्वार्थ की भावना न हो, जिनमें किसी तरह का डर ना हो। अभी तो लोग राजनीति को समझते ही नहीं है, तो बाकी सारी चीजों को कैसे समझेंगे आप? आरएसएस का हेडक्वार्टर यहीं पे है आपके नागपुर में। उसके जितने पत्ते हाथ में दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा पत्ते उसके पास में हैं जो दिखते ही नहीं। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें। अन्ना आंदोलन दिल्ली में चला, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। एक पार्टी निकल कर आई, कुछ लोग निकल कर आए। मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि आप इस आंदोलन में जाइए, पर क्योंकि मैं जानता था तो इसलिए मैं नहीं गया। मैंने उन्हें कहा कि आप समझ नहीं रहे हैं कि यह आंदोलन किसका है। यह आरएसएस का आंदोलन है। उस आंदोलन में सारा पैसा, सारे लोग, सारा मीडिया आरएसएस का था, जिससे केजरीवाल का जन्म हुआ। जन्म हुआ क्या, उसे पैदा किया गया केजरीवाल को। और केजरीवाल आरएसएस की ही एक विंग है, बीजेपी की ही एक विंग है। लेकिन आज भी हम लोगों को समझाते हैं, हमारा आदमी तक नहीं समझ रहा कि केजरीवाल किसका आदमी है। यह तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम कैडर नहीं देंगे। एक एक चीज बाकायदा बहुत सारे उदाहरण देकर, संविधान की जो प्रावधान है उनको समझाकर और जो जीवन का अनुभव है उसको उसके माध्यम से बताकर लोगों तक पहुंचाएंगे। नहीं तब तक ये चीजें समझ में ही नहीं आने की। और कहां कहां और बहुत सारी चीजें हो रही हैं वो भी समझ में नहीं आती। हम जिससे लड़ रहे हैं, बाबा साहब का जो
मानसिक स्थिरता उसके समक्ष आज तक भी इस देश में कोई नहीं है। आगे भी कोई हो पाएगा कह नहीं सकते, लेकिन आज तक कोई उनकी टक्कर का नहीं। पर आज आरएसएस जिस स्तर पर खड़े होकर राजनीति करती है, कम से कम हमें उसको तो समझने की जरूरत है। उनके पास थिंक टैंक है, उनके पास अथाह पैसा है, और मोदी सरकार के राज में सरकार के माध्यम से जिस तरह से देश को लूटकर पैसे का अंबार लगाया गया है आरएसएस और इन संस्थाओं के लिए, और जिस तरह से पेड वर्कर लोग रखे गए हैं जो रात दिन काम कर रहे हैं, जिनमें उनका एक आईटी सेल भी है, जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, और जिस तरह से शासन प्रशासन में हर जगह उन्होंने अपना आदमी बिठा दिया है, और साथ में जो हमारे समाज के लोग हैं, वो चाहे सांसद हो और चाहे वो विधायक हो, वो भी उन्हीं के लिए उनके अनुसार जिस तरह से काम कर रहे हैं। इन सारी चीजों को जब तक हम समझेंगे नहीं, बैठकर इस पर गहनता के साथ, जो थिंक टैंक है हमारे पास अभी है नहीं, जो बनना चाहिए, वो थिंक टैंक जब तक बनकर उन पर गहराई से अध्ययन नहीं करेगा, उसकी काट में कोई रणनीति नहीं बनाएगा, ऐसे लोग नहीं आएंगे, तब तक आप उनको मात दे पाएंगे। ये बहुत कठिन है। इसको ऐसे भी समझिए आप कैसे कठिन है। देश में दो तरह का आरक्षण है, 22.5% एससी और एसटी का है, 15% एससी, 7.5% एसटी, 27% आरक्षण ओबीसी का है, जबकि आबादी उसकी मंडल कमीशन के हिसाब से 52%, 52% आरक्षण 27%। कहीं और आरक्षण ना हो जाए, इससे ज्यादा ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो यहीं पे रुक गया। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उस सवर्ण समाज के लिए 50.5 यानी 50.5% आरक्षण रिजर्वेशन अपने लिए बचा लिया, कंफर्म कर लिया। 4% आरक्षण की बात जाट समाज के लोग लेकर गए, उसे खारिज कर दिया, सुना ही नहीं। जितने भी और ने आवाज उठाई, किसी का सुना नहीं। लेकिन यही आरक्षण सवर्ण समाज के लिए, जनरल समाज के लिए पार्लियामेंट में आर्थिक आधार पर, जो कि पूरी तरह से गैर संवैधानिक के संविधान के विरुद्ध है, वो आरक्षण का बिल हमारे ही सांसदों ने जिसके पक्ष में वोट दिया, वहां से पास हुआ, राष्ट्रपति की साइन हुए, नोटिफिकेशन हुआ, लागू हो गया। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, यह आरक्षण बिल्कुल ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि कहां कहां किस किस लेवल पर उनके लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। तो जो आरक्षण उनके पास में 50.5% था, 10% और हो गया। आज आरक्षण कितना है? 60.5%। मात्र 15% लोगों के पास आरक्षण है। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, इसका जो आरक्षण है वो बस जो भरा हुआ है वो 18% से ज्यादा नहीं है। यानी कि बाकी जो है 82% वो आरक्षण उनके पास है। हमारा कोई भी नेता, कोई भी सांसद, विधायक, कोई इस विषय पर नहीं बोलता। समस्या हमारे सामने गंभीर है, पर मैं ये मानता हूं कि इस समस्या को समझकर समाज के जो ईमानदार, योग्य और कर्मठ लोग हैं, उन्हें किसी का इंतजार किए बिना अपने आप आगे आकर काम करना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक सत्ता तो बहुत दूर की बात है, हम अपने हक को भी बचाए रख पाए, यह भी लगभग असंभव है। हमारी आंखों के सामने, सबके सामने हमारा सब कुछ, इतने बड़े समाज का सारा हक
छीन लिया गया है। आप कहीं जाइए, किसी जगह आपको कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं। तो समस्या हमारी है, समाधान भी हम ही को निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं निकालेगा। और शुरुआत इस तरह से मैं समझता हूं होनी चाहिए, ईमानदार लोग जैसे मैंने कहा वो आए, अपने जैसा साथी ढूंढें। एक भी शुरू करेगा और दूसरा मिल जाएगा, ये कारवां बढ़ता चला जाएगा। पहले आपको लोग नकारेंगे, आपके घर के ही लोग कहेंगे क्या आप पागलपन की बात कर रहा, कुछ होने वाला तेरे से क्या होगा। कहते ना, हमारे एक कहावत है, अकेला चना कहां भाड़ फोड़ेगा। लेकिन किसी ने एक बढ़िया बात कही कि नहीं, भाड़ तो नहीं फोड़ेगा अकेला चना, पर अकेला चना आंख तो फोड़ सकता है। एक व्यक्ति शुरू करेगा, निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर ईमानदारी से किया गया, सही तरीके से किया गया, कारवां बनेगा, काफिला बनेगा। हमारे लिए तो बाबा साहब एक उदाहरण है, और किसी उदाहरण की हमें जरूरत क्या है। और फिर इसके आगे चलो आप तो मान्यवर साहब काशीराम जी का उदाहरण है। लोग कहते हैं, जिससे भी बात करो, राजनीति बहुत पैसा चाहिए। मानता हूं पैसा चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ पैसा ही चाहिए होता तब तो फिर आज आप और हम लोग जो आके बैठे इनमें से कोई भी नहीं होता। और इस दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति ने कहा कि आप कोई भी काम करें, उस काम को करने के लिए जो आप योजना बनाएंगे, तो जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट 83% होता है। 100 में से 83% जो महत्व है वो मैनेजमेंट का है। पैसे का योग मात्र 7% का है। लेकिन शायद हम जानते नहीं, हम समझते नहीं, या करना नहीं चाहते। और मैंने देखा है कि लड़ाई लड़ने से पहले हम लोग हार के बैठ जाते हैं, इसीलिए न लड़ पाते हैं, न ही कोई परिणाम हमारे सामने आता है। कम से कम शुरुआत तो करें। जो प्रयास आपकी तरफ से है, और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई, आदरणीय मोरेश्वर नगराले साहब, उन्होंने जो काम किया है, पहले वो अकेले थे, आज उन्होंने बताया कि उनके साथ में 3 और साथी जुड़ गए हैं। मुझे उन 3 साथियों के नाम उन्होंने बताए, लेकिन इस समय मुझे याद नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं नगराले साहब के साथ में उन तीनों साथियों, चारों को। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप कीजिए। हमसे जितना सहयोग, जितना समर्थन, जिस लेवल पर भी, जहां भी आपको चाहिए, वो आपको हमेशा मिलेगा, क्योंकि सूरत तो ये बदलनी चाहिए। पर इसके लिए मेरा निवेदन यह है कि इस तरह की मीटिंग करने से पहले हम अगर उसके लिए घरों में बैठ के 10-10, 5-5 लोगों की मीटिंग करें और उसके बाद कैडर शुरू करें, तो शायद हमें सफलता ज्यादा मिलेगी और जल्दी मिलेगी। अन्यथा मैंने देखा है ऐसी मीटिंग्स बहुत होती हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं। लोग आते हैं, शायद ही किसी को कुछ ध्यान रहता है, जैसी मीटिंग खत्म होती है उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता होता। बहुत लोग इसी औपचारिकता में आते हैं, अच्छा उन्होंने बुलाई यार, चलो यार चलना तो है, उन्होंने बुलाई मीटिंग में जाना, कम से कम सूरत तो दिखाएं, नहीं कहेंगे यार तुम आए नहीं। ये जो चीजें हैं, इनसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और ये बहुत मेहनत का काम है साथियों। और साथियों, सत्ता से ही सब कुछ होता है, ये अब सिद्ध हो चुका है। आरएसएस जब से बीजेपी सत्ता में आई है, जो मन में आ रहा है कर रही है। जब तक सत्ता में नहीं थी, कर नहीं पाई, चाहे कितनी भी ताकतवर रही हो, कितने भी इसके लोग रहे हो, कर नहीं पाई। पर आने के बाद सब कुछ कर रही है। और एक चीज और आपसे कहूंगा, इस समय बड़ा आपातकाल है, बहुत ही कठिन समय चल रहा है। और जैसे इमरजेंसी में बाकी सारी चीजों को छोड़कर जो समस्या है उसको निपटाने के लिए, उससे बाहर आने के लिए हम लोग काम करते हैं,
2024 के चुनाव से पहले हमें उसी के लिए काम करना पड़ेगा, उसी तरह से काम करना पड़ेगा। अगर नहीं किया और 2024 में बीजेपी रिपीट कर गई, मेरा अपना विश्वास है आपके पास फिर कुछ नहीं बचेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जिसको जो समझना हो समझ लीजिए, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि वो लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं और पैसे का जिस तरह से वो देश को लूटकर अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी कल्पना से बाहर है। मैं एक जगह बैठा था, अभी एक व्यक्ति ने मोदी सरकार के कहने पर एक प्रोजेक्ट उसको पूरा किया। सरकार की तरफ से उस प्रोजेक्ट के लिए पूरा पैसा रिलीज हुआ, 1000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट था। और आपको जानकर हैरानी होगी, मैं भी ये सुनकर हैरान रह गया कि जो वो प्रोजेक्ट था, पैसा तो रिलीज हुआ लेकिन एक भी पैसा उस प्रोजेक्ट में नहीं लगा। सारा का सारा पैसा आरएसएस को चला गया। किस तरह से ये काम कर रहे हैं ये आपकी कल्पना में भी नहीं है। प्रोजेक्ट जरूर पूरा हुआ, उसके लिए क्या तिकड़म लगाया गया वो भी आपकी कल्पना से बाहर है। जो पूंजीपति हैं उनका इस्तेमाल उसके लिए किया गया, लेकिन सरकारी फंड से जो पैसा रिलीज हुआ, आया वहां से और चला गया आरएसएस के खाते में। इस दौर से हम गुजर रहे हैं। तो आपने मुझे यहां बुलाया, मुझे यहां बुलाकर सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, अपने विचार आपके सामने रखने का अवसर दिया। मैं नगरालय साहब का, उनकी पूरी टीम का, आपकी संस्था का बहुत आभारी हूं। और मंच पर बैठे हुए सभी साथी और आमने सामने बैठे हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, मैं इसी बात के साथ और यह कहते हुए कि बहुत काम हमें करना है, रात दिन काम करना है, तभी शायद समाज को बचा पाए, नहीं तो स्थितियां बहुत गंभीर हैं। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। सिर्फ 2 बात आपको बताना चाहूंगा, बहुत छोटे 2 बात। आजकल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एक मसला उठा रहे हैं, पुलवामा। 14 फरवरी 2019 को जब यह हुआ था, मैंने 1 हफ्ते बाद ही, सब घुमा फिरा के कह रहे हैं अभी भी, मैंने सीधे सीधे कहा था यह सब कुछ मोदी सरकार का कराया हुआ है। लोग आज 4 साल बाद वो बात कह रहे हैं। इस देश में सेना को अपने हाथ में रखने के लिए तीनों सेनाओं के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने एक सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की, जनरल विपिन रावत को बनाया। उसकी मौत हो गई। मौत थी या हत्या, आज तक इसका पता नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, न पुलवामा की न इसकी। ऐसी कितनी ही चीजें हैं जिनकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। सब जान रहे हैं कि अडानी का क्या खेल है, एक भी सवाल का जवाब नहीं। आटे पर जीएसटी लग गया, दूध पर जीएसटी लग गया, कलम पर, पेंसिल पर, कागज पर, बच्चों की किताबों पर जीएसटी लग गया। और मैं अभी एक दिन देख रहा था, कोई केक लेके आया था परिवार में से, उस केक के ऊपर 18% जीएसटी, यानी 500 रुपए का लगभग केक था और 114 रुपए के लगभग उस पर जीएसटी, 18% जीएसटी, उस पर टैक्स है। पर एयरपोर्ट दिया है अडानी को, उस पर जीएसटी माफ कर दिया गया है। और ये उस सबके बावजूद है जिस वक्त हल्ला मच रहा है अडानी से याराना क्या है। 20,000 करोड़ वो शेल कंपनियों के जो मॉरिशस में बनी है, एलारा कैपिटल, किसके हैं? बावजूद उसके पूरी बेशर्मी के साथ चुप्पी साध कर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा चला जा रहा है। इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे, मात खा जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल।